वेलकम बैक टू वी आर ट्यूटर्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्लास 10th का महाराष्ट्र बोर्ड इंग्लिश का पहला पोएम जिसका नाम है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग दिस पोएम मैं आपको इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में कुछ बातें बता देना चाहता हूँ। ये जो पोएम है वो 90s में लिखी गई थी और इस पोएम के जो पोएट हैं जिनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने इस पोएम को पहली बार लिखा। ये जो पोएम है पहले उन्होंने अपनी ही लैंग्वेज में यानी बंगाली में लिखी और बाद में उन्होंने इसी को क्या कर दिया, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। ये जो पोएम है इसको प्रार्थना भी कहा जाता है। प्रार्थना मीन्स प्रेयर, जो अपने भगवान से करते हैं। तो ये जो पोएम है वो पहले प्रार्थना के रूप में लिखी गई थी और उसके बाद में उन्होंने इसकी पॉपुलैरिटी को जानते हुए बाद में इसको क्या कर दिया, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, सीधा हम लोग इंट्रोडक्शन पे आते हैं। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं पहले रविंद्रनाथ टैगोर का। रविंद्रनाथ टैगोर was born in 1861 and he was died in 1941. He was the author of Gitanjali and its profoundly sensitive phrase and beautiful verse. रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो ऑथर थे गीतांजलि बुक के, और वो जो लाइंस लिखा करते थे उसमें जो मीनिंग्स हुआ करता था वो काफ़ी डीप हुआ करता था। उनकी जो लाइंस थी, उनकी जो बातें थी वो हमेशा नई हुआ करती थी और वो जितनी भी बातें लिखा करते थे बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा करते थे। ही बिकेम द फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू विन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1913। वो पहले नॉन यूरोपियन पर्सन बने जिनको नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर की फील्ड में, और ये उनको मिला था 1913 में। दिस पोएम इज वन ऑफ हिज वास्टली रीड एंड डिस्कस्ड पोएम। दोस्तों, ये जो पोएम है वो उनकी सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली, सबसे ज़्यादा डिस्कस की जाने वाली एक पोएम है। इट वॉज ओरिजिनली कंपोज्ड इन बंगाली एंड लेटर ही हिमसेल्फ ट्रांसलेटेड इट इनटू इंग्लिश। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि ये जो पोएम है वो उन्होंने सबसे पहले अपनी लैंग्वेज में लिखी थी और उनकी लैंग्वेज थी बंगाली। तो सबसे पहले इन्होंने ओरिजिनली सबसे पहले इसको बंगाली में लिखा और बाद में उन्होंने खुद इसको क्या कर दिया, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। दिस पोएम इज फ्रॉम हिज नोबेल प्राइज विनिंग एंथोलॉजी गीतांजलि। अब दोस्तों, ये जो पोएम है वो उन्होंने कहाँ से ली गई है, तो दिस पोएम इज टेकन फ्रॉम हिज नोबेल प्राइज विनिंग बुक दैट इज गीतांजलि। ये उन्होंने अपनी बुक में से ली गई है जिसका नाम था गीतांजलि। ठीक है, गीतांजलि एक ऐसी बुक थी जिसमें बहुत सारी पोएम्स का कलेक्शन था, इसलिए एंथोलॉजी वर्ड का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ पोएम्स। इस बुक में से क्या किया था, इस पोएम को लिया गया था। ठीक है, टैगोर लिव्ड ड्यूरिंग द टाइम व्हेन इंडिया वाज रूल्ड बाय द ब्रिटिश। और रविंद्रनाथ टैगोर उस समय में रहते थे जब इंडिया के ऊपर किसका शासन हुआ करता था, ब्रिटिश लोगों का। इंडिया के ऊपर किसकी हुकूमत हुआ करती थी, ब्रिटिश की हुकूमत हुआ करती थी। इन दिस पोएम, बिसाइड्स द पॉलिटिकल फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश, टैगोर ऑल्सो अपील्स टू गॉड फॉर सोशल, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक फ्रीडम फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। अब इस पोएम में रविंद्रनाथ टैगोर ना केवल पॉलिटिकल फ्रीडम चाहते हैं ब्रिटिश से, मतलब ना केवल ब्रिटिश से आज़ादी चाहते हैं, बल्कि वो भगवान से ये भी अपील कर रहे हैं, ये भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हे भगवान, मुझे एक ऐसा देश चाहिए, एक ऐसा समय चाहिए जहाँ पर मेरे जो लोग हैं वो पूरी तरीके से फ्रीली रह सके। उनको सोशल फ्रीडम हो, उनको एजुकेशनल फ्रीडम हो, उनको इकोनॉमिक फ्रीडम भी हो। तो ऐसा हेवन ऑफ फ्रीडम, ऐसा टाइम वो चाहते हैं जहाँ पर जितने भी उसके लोग हैं, जितने भी भारत के लोग हैं, ना केवल भारत के बल्कि पूरी दुनिया के, वो क्या हो, एकदम फ्रीली और फ्री स्टेट ऑफ माइंड में रह सके। ठीक है, तो उस वक्त क्या था कि जब ब्रिटिश लोग इंडिया के ऊपर राज करते थे, तो ये जो पोएम जब उन्होंने लिखी तो इंडिया के जो लोग थे वो क्या कर रहे थे, ईगरली वेट कर रहे थे कि कब उनको पॉलिटिकल फ्रीडम मिले। और इसी चीज़ को देखकर रविंद्रनाथ ने क्या किया था कि इस पोएम को लिखा था। अब फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं एक एक लाइन का मतलब। तो पहली लाइन है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। मतलब एक ऐसा टाइम, मतलब रविंद्रनाथ टैगोर एक ऐसे समय की कल्पना कर रहे हैं, एक ऐसे समय का इमेजिनेशन कर रहे हैं कि एक ऐसा टाइम चाहिए जहाँ पर जितने भी इंसान हैं उनके मन में किसी भी प्रकार का डर ना हो, किसी भी पर्सन से वो क्या ना करें, डरे ना। एंड द हेड इज हेल्ड हाई, और उनका जो सिर है समाज में, सोसाइटीज़ में, वो कैसा हो, हाई हो। मतलब उनके समाज में क्या होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, इज्जत होनी चाहिए। एक ऐसा टाइम वो चाहते हैं। दूसरी लाइन है वेयर नॉलेज इज़ फ्री, और एक ऐसा टाइम जहाँ पर एजुकेशन क्या हो, सबके लिए फ्री हो। किसी भी चीज़ में
क्या ना हो, भेदभाव ना हो, मतलब सिर्फ ऐसा ना हो कि अपर क्लास के लिए ही एजुकेशन फ्री हो, लोअर क्लास के लिए ना हो। वो एक ऐसा टाइम चाहते हैं जहाँ पर हर एक क्लास के बच्चों को क्या हो, एजुकेशन फ्री हो। Where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls। और एक ऐसा टाइम चाहते हैं जहाँ पर जो पूरी दुनिया है, जो अभी टुकड़ों में बढ़ चुकी है, जो अलग अलग जाति भेद की वजह से अलग अलग हो चुकी है, वो ऐसा टाइम चाहते हैं जहाँ पर पूरी दुनिया क्या ना हो, टुकड़ों में ना बटी हो, पूरी दुनिया क्या हो, एक यूनाइटेड हो, एक मिलजुल कर रहे। ठीक है। फ्रेगमेंट्स का मीनिंग होता है फ्रेंड्स ब्रोकन इनटू पीसेस। तो एक ऐसा टाइम जहाँ पर पूरी दुनिया क्या ना हो, टुकड़ों में बटी ना हो। अभी जो समाज के टुकड़े हो गए हैं, जो डिवीजन हो गए हैं, वो किसके बेसिस पर होते हैं, बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। नैरो डोमेस्टिक वॉल्स का मतलब होता है कि डिवीजन होना रिलीजन के बेस पर, कास्ट के बेस पर, क्लास के बेस पर, कलर्स के बेस पर, मतलब समाज में जो हम लोग भेदभाव करते हैं, धर्म को लेकर जो भेदभाव करते हैं, जातियों को लेकर जो भेदभाव किया जाता है, इस तरीके का कुछ भी भेदभाव ना हो, ऐसा टाइम वो क्या करना चाहते हैं, सोच रहे हैं, वो इमेजिन कर रहे हैं। और ऐसे ही टाइम के लिए भगवान के लिए वो क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। और वो आगे क्या कहते हैं, वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ। एक ऐसा टाइम जहाँ पर उसके जो भारत के वासियों या फिर दुनिया के जो लोग हों, वो जब बोलें तो उनके अंदर से वो सच निकलना चाहिए। जो सारे वर्ड्स है वो कहाँ से आने चाहिए, उनके दिल की गहराइयों से आने चाहिए। मतलब कोई भी इंसान झूठ ना बोले, झूठ का सहारा ना ले, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए झूठ ना बोले। ओके। तो एक ऐसा टाइम चाहते हैं जहाँ पर सभी लोग कैसे हों, सच्चे हों, ट्रुथफुल हों। आगे, वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स टूवर्ड्स परफेक्शन। टायरलेस स्ट्राइविंग का मतलब होता है कि एक ऐसा टाइम जहाँ पर इंसान क्या ना हो, लेजी ना हो, हमेशा मेहनत करे, हमेशा कंटिन्यूसली एफर्ट्स करे, स्ट्रगल करे। क्या पाने के लिए, परफेक्शन पाने के लिए, अपने एम्स को, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए वो हमेशा क्या करे, मेहनत करे, लेजी ना बने, आलसी ना बने। ऐसा टाइम चाहते हैं कि इंसान क्या करे, बिना थके, जब तक उसका गोल अचीव नहीं हो जाता तब तक वो अपने गोल को पाने की क्या करे, भरसक कोशिश करे। आगे वो क्या कहते हैं, वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द डियरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट। एक ऐसा टाइम जहाँ पर जो इंसान की जो रीजन है, जो लॉजिकल रीजनिंग्स हैं, जो विचार हैं, वो किसके तरह होने चाहिए, एकदम साफ नदी की तरह, साफ झरने की तरह होना चाहिए। और इंसानों के जो विचार है, जो उनकी विचारधारा है, जो उनकी थिंकिंग है, उनकी जो रास्ता है, वो कभी भटकना नहीं चाहिए। किस में नहीं भटकना चाहिए, इनटू द डेयरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट। डेयरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट का मतलब होता है एक ऐसा सिचुएशन, एक ऐसा बोल सकते हैं, एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पर लोग किस पर एक ऐसा टाइम जहाँ पर लोग किस पर बिलीव करते हैं, ओल्ड ट्रेडिशनल सुपरस्टिशियस बिलीफ पर क्या करते हैं, विश्वास करते हैं वो लोग। ठीक है। तो उससे होता क्या है कि लोग जब समाज में ये सारी चीज़ें, सुपरस्टिशियस बिलीफ चालू हो जाते हैं, तो लोग क्या करते हैं, लोग उन चीज़ पर बिलीव करने लगते हैं। लोगों को स्टार्टिंग में लगता है कि वो सारी चीज़ें सही हैं, वो सारी चीज़ें सही हैं, लेकिन आगे चल के वो क्या होती हैं, गलत हो जाती हैं। ठीक है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर क्या चाहते हैं कि जो इंसानों के विचार हैं, वो इन बातों में, इन लोगों की बातों में आकर क्या नहीं होने चाहिए, खोने नहीं चाहिए, भटकने नहीं चाहिए। जैसे कि जब आप लोग रेगिस्तान में जाते हो तो हमें ऐसा लगता है कि वहाँ पर पानी है, बट एक्चुअली में पानी होता नहीं है। इसलिए इंसानों को भी लगता है कि जो वो अभी कह रहे हैं वो एकदम सही है, लेकिन आगे चल के वही चीज़ क्या हो जाती है, गलत प्रूव हो जाती है। ओके। आगे वो कहते हैं, वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी। आगे वो कहते हैं कि हे भगवान, मैं एक ऐसा समय चाहता हूँ जहाँ पर मेरे इंसानों का जो मन है, जो दिमाग है, उनको आगे बढ़ाने का, उनके विचारों को आगे बढ़ाने का काम कौन करे, आप करें। लेड फॉरवर्ड बाय का मतलब आगे बढ़ाना, आगे की ओर लेकर जाना। और दी का मतलब होता है यू। और यहाँ पर दी किसके लिए एड्रेस किया गया है, तो गॉड के लिए। ठीक है। तो दी एक ओल्ड इंग्लिश वर्ड है जिसका मीनिंग होता है यू। तो यहाँ पर दी का मतलब होगा गॉड की बात हो रही है यहाँ पर। तो वो अपने भगवान से अपील कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भगवान मेरे जो इंसान है उनको आगे बढ़ाने का आप काम कीजिए, आप क्या करिए, एक लीडर बनिए। ओके। इनटू एवर वाइंडिंग थॉट एंड एक्शन, इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक। अब वो कहाँ पर ले जाना चाहते हैं अपने लोगों को, तो एक ऐसे समय में जहाँ पर उनके जो एक्शंस हों, उनके जो थॉट्स हों, वो कैसे होने चाहिए, एवर वाइडनिंग। एवर वाइडनिंग का मतलब जिनकी जो सोच है, उनका जो पर्सपेक्टिव है, नज़रिया है, वो बड़ा होना चाहिए।
छोटा नज़रिया नहीं होनी चाहिए, छोटी सोच नहीं होनी चाहिए। उनके जो कर्म हैं, उनके जो एक्शन हैं, वो भी कैसे होने चाहिए? बड़े होने चाहिए। उनके विचार भी बड़े होने चाहिए और ऐसे हेवन ऑफ फ्रीडम में वो ले जाना चाहते हैं अपने लोगों को और पूरी दुनिया को। हेवन ऑफ फ्रीडम का मतलब होगा एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे इंसानों को टोटल फ्रीडम हो, अच्छा सोचने की फ्रीडम हो, अच्छा बोलने की फ्रीडम हो, अच्छा करने की फ्रीडम हो और एक ऐसी फ्रीडम हो ताकि जहाँ पर लोग सबको क्या करें? रिस्पेक्ट करें और रिस्पेक्ट करके ही वो क्या करें? उन सभी चीज़ों को वो क्या करें? हासिल करें सोसाइटीज़ में। इसीलिए वो अपने फादर से, माय फादर मतलब अपने भगवान से वो क्या करें? प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, मेरे जो इंसान जो इस वक्त अंधकार में डूब चुके हैं या फिर जो आलसी हो चुके हैं, जिनके अंदर नॉलेज की कमी है, जिनके अंदर सुपरस्टिशियस बिलीव्स हैं, इन सबको आप क्या करिए? दूर करिए, इन सब को हटाइए और मेरे लोगों को उस हेवन ऑफ फ्रीडम में लेकर जाइए। बस मेरी इतनी सी आपसे क्या है? प्रार्थना है। तो यहाँ पर ये पोएम्स क्या होती है? फिनिश होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये पोएम पसंद आई होगी तो आप एक काम करिए, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग पोएम्स और इंग्लिश के लेसन्स को जानने के लिए और उनके हिंदी एक्सप्लेनेशन को आसानी से समझने के लिए, उनके मीनिंग्स को समझने के लिए इस चैनल को क्या करिए? सब्सक्राइब करिए। ओके फ्रेंड्स, टिल देन बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।